इस बीच देश में वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ग्रोथ के आधिकारिक आंकड़े जारी हो चुके हैं। सांख्यिकी मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च तिमाही के दौरान देश की जीडीपी ग्रोथ 7.4% रही और पूरे वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ग्रोथ 6.5% दर्ज की गई है, जो कोरोना के बाद सबसे कम सालाना ग्रोथ है। मार्च तिमाही में कृषि सेक्टर की ग्रोथ 5.4% रही, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की 10.8% और सर्विस सेक्टर की ग्रोथ 7.3% रही है। सर, जीडीपी नंबर्स को देखने को के बाद जीडीपी आंकड़ों को लेकर के सबसे बड़ा ट्रेंड जो है वो आपको क्या दिखाई दे रहा है? बेहद बेहद दिलचस्प आंकड़े हैं जीडीपी के इस बार। अगर आप एक तरफ से देखें तो आप खुश हो सकते हैं और दूसरी तरफ से आप बहुत चिंतित हो सकते हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब तिमाही अच्छा है और साल खराब। तिमाही की ग्रोथ रेट पिछले क्वार्टर से अच्छी है, हालांकि पिछले साल से कमजोर है, लेकिन पिछले क्वार्टर से अच्छी है। जबकि सालाना ग्रोथ रेट कोविड के बाद सबसे न्यूनतम स्तर पर है। यह आंकड़ा पॉलिसी मेकर्स के लिए, निवेशकों को काफी कंफ्यूज करेगा। जो तिमाही के आंकड़े आए हैं उनमें हमने कृषि क्षेत्र में बेहतर परिस्थिति देखी है कंस्ट्रक्शन की बढ़ोतरी हमने बेहतर देखी है, जिनके कारण ये बदलाव दिखाई दिया है। दूसरा एक और आंकड़ा इसके भीतर छिपा हुआ है विपुल जी, जिस पर मेरी निगाह गई और जिसे समझना जरूरी है। शायद शेयर बाजार कल इस आंकड़े को, सोमवार को अपने कारोबार में इस आंकड़े को परखने की कोशिश करेगा। वो आंकड़ा है भारत की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट का, जो दहाई के अंक से इकाई के अंक में आ गई है। 11% थी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट। अगर मैं चार्ट खोलकर देखने की कोशिश करूं तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट FY24 में 11.9% थी, जो अब घट के 9.8% पर आ गई है। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट का घटना थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। ये बताता है कि बाजार में मांग कम है, नया निवेश नहीं आया है और बाजार में खर्च और खपत की कमी है। इसमें एक फैक्टर महंगाई में कमी भी होती है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट रियल जीडीपी ग्रोथ रेट और महंगाई में कमी का संयुक्त जीडीपी ग्रोथ रेट होता है। लेकिन माना जाता है कि अगर ये बढ़ोतरी नहीं दिख रही है तो बाजार में मांग कम है। तो कैसे कंपनियां और शेयर बाजार इस नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़े को लेगा, ये हमें देखना होगा। भारत की जो स्थायी मूल्यों पे जीडीपी ग्रोथ रेट है वो तो 6.5% पर है, जो 4 साल का लोएस्ट स्तर है। और यहाँ ये हमें बता रहा है कि अगले वित्त वर्ष के लिए इस ग्रोथ को बरकरार रखना, 6.5% की ग्रोथ को बरकरार रखने के लिए तो सरकार को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। निजी कंपनियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा और बड़ा निवेश चाहिए होगा, तब ये 6.5% की विकास दर हासिल की जा सकेगी। हालांकि एक दूसरे तरह से कहें तो ये दुनिया में सबसे तेज विकास दर है, पर भारत की जरूरतों के हिसाब से विकास दर कतई अपर्याप्त, बिल्कुल अपर्याप्त है, क्योंकि भारत को कम से कम 8 से 9% की विकास दर की जरूरत है। तो ये मोटी तस्वीर है। इस मोटी तस्वीर में आपको क्वार्टर एंड क्वार्टर ऐसा उतार चढ़ाव हमें देखने को नहीं मिला, जो भी हम चार्ट देख रहे थे कि हर क्वार्टर में भारत की जीडीपी ने पिछले साल एक नया रुख दिखाया है, कभी ऊपर कभी नीचे। इतना वोलेटाइल साल जीडीपी के लिहाज से हमें कई वर्षों में पहली बार दिखाई। बिल्कुल, लेकिन सर बड़ा सवाल ये है कि आखिर में जीडीपी के आंकड़ों के भीतर सबसे बड़ा चेंज जो है, सबसे बड़ा बदलाव, वो आपको क्या दिखाई दे रहा है, खासतौर से अगर हम एग्रीकल्चर के नंबर्स को देखें? एग्रीकल्चर का मोमेंटम ने मदद की है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ है उसने एनुअल ग्रोथ काफी बेहतर रही। और अगर आप ये सोचिए, अगर एग्रीकल्चर की एनुअल ग्रोथ जो FY24 में 2.7% थी विपुल जी, वो इस साल 4.4% रही। अगर ये नहीं रही होती तो जीडीपी की ग्रोथ रेट 6% के आसपास आ जाती, घट के 6.5% से काफी नीचे आ जाती। Q4 में हमने एक ठीक ठाक बढ़ोतरी देखी है, 5% की ग्रोथ रेट है जो रिबाउंड है। हालांकि Q4 पिछले साल का जो की चौथी तिमाही थी उसके आसपास ही ये ग्रोथ दिखाई दे रही। एग्रीकल्चर में हमने ये भी देखा है कि तीसरी तिमाही के आंकड़ों में रिवीजन भी हुआ है कई तरह से, और उस रिवीजन का भी असर दिखाई दिया। तो ये जो इस साल की बढ़ोतरी है, इस बढ़ोतरी का बड़ा बेस और इस तिमाही की बढ़ोतरी का बड़ा बेस एग्रीकल्चर पर केंद्रित है। अब यहां से चिंता और चुनौती यह है कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट अगर मानसून में कुछ उथल पुथल होती है, क्योंकि मानसून जल्दी आ गया है और जल्दी आए हुए मानसून को लेकर भारत के तजुर्बे थोड़े चिंताजनक रहे हैं। तो अगर मानसून के आखिरी हिस्से में, जुलाई अगस्त जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है भारत में मानसून की बारिश का, वहां अगर मानसून कमजोर पड़ता है तो इस एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट पर जिस पर सारा दारोमदार पिछले साल था, अगर वो कमजोर होती है तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अगला वित्त वर्ष कठिन हो जाएगा। अब सर एक 2-3 नंबर और जिस पर कि आपसे चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहले तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक ऐसा सेक्टर, एक ऐसी चीज़ है जिस पर कि जीडीपी के नंबर आने के बाद निगाहें रहती हैं, वहाँ पर क्या तस्वीर दिखाई दे रही है?
सरकार के खर्च का आंकड़ा थोड़ा चौंकाने वाला है। अगर हम अपने स्क्रीन पर देखें सरकार के खर्च की ग्रोथ के आंकड़े को, तो आपको ये दिखाई देगा कि चौथे क्वार्टर में सरकार का खर्च दरअसल निगेटिव हो गया और उसके बाद भी आर्थिक विकास दर 7.4% है। इसे आप एक चुटकी नमक के साथ थोड़ा नींबू मिला के चख सकते हैं। और इसमें एक पहलू जो शायद कल परसों में चर्चा में आएगा कि ये जो कुंभ के दौरान खर्च बढ़ा था या सरकारी खर्च हुआ था और कुंभ के दौरान जो एक्सपेंडिचर आया था, उसका रिफ्लेक्शन हमें कहीं यहाँ दिखाई देता है। लेकिन अगर आप सरकार के खर्च को देखें तो चौथी तिमाही में सरकार का खर्च Q4 की तुलना में Q5 में निगेटिव हो गया, खर्च कम हो गया। जबकि आमतौर पर जो परंपरा रही है उस हिसाब से आखिरी तिमाही में सरकारें ज्यादा खर्च करती हैं। तो इस खर्च के सिकुड़ने के बाद भी 7.4% की विकास दर थोड़ा सा चौंकाने वाली है, क्योंकि हमने आमतौर पर सरकार के खर्च कम होने की स्थिति में इतनी तेज विकास दर नहीं देखी जी। अब अगर बात सरकारी खर्च से हटके निजी खपत की बात करें तो वहां पर क्या सिचुएशन देखने को मिल रही सर? निजी खपत का आंकड़ा अच्छा दिख रहा है। और इस आंकड़े को भी मैं कहूंगा कि थोड़ा एक चुटकी नमक के साथ लें, क्योंकि आप इस तिमाही में निजी खपत अगर 2024 के हिसाब से देखें तो प्राइवेट कंजम्पशन की ग्रोथ रेट 7.2% के आसपास रही है। तो ये रिकवरी है जो दिखाई दे रही है। और इसमें भी ग्रामीण, जो कहा जा रहा था कि ग्रामीण इलाके से मांग में बढ़ोतरी दिखाई दी है, ऐसा हमको दिख रहा है कंजम्पशन के आंकड़े को। और इस आंकड़े को थोड़ा भीतर से खोल के देखें तो चूंकि 5% की ग्रोथ रेट रूरल कृषि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में थी, जो हमने अभी बात की जीडीपी के आंकड़े में, तो उस आंकड़े को ये रूरल सेक्टर से डिमांड में बढ़ोतरी सपोर्ट करती है, बताती है। एमएसपी की हाइक से रूरल क्षेत्र में मांग बेहतर होने का संकेत मिलता है। लेकिन दूसरा हिस्सा जो अर्बन ग्रोथ का है वो चुनौतीपूर्ण हमें दिख रहा है। इस खपत खर्च को और थोड़ा गहराई से विपुल जी समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर पिछली तिमाही में इतनी अच्छी खपत खर्च रही तो फिर एफएमसीजी कंपनियों के नतीजे इतने खराब क्यों, उनकी वॉल्यूम ग्रोथ क्यों ट्यूटी हुई थी, हमें यह समझना पड़ेगा। तारों की बिक्री इतनी कमजोर क्यों थी, भारत में मोबाइल कनेक्शंस की संख्या पिछली तिमाही के दौरान इतनी कम क्यों रही, मकानों की मांग इतनी कम क्यों रही, टू व्हीलर्स की मांग इतनी कम क्यों रही। तो जो दूसरे डेटा हमें कंजम्पशन के मिलते हैं बाजार से, वो इस कंजम्पशन रिवाइवल को कहीं सपोर्ट करते हुए नहीं दिखाई देते। तो ये जो 7.2% की ग्रोथ रेट है, यहां भी वही कुंभ फैक्टर शायद कहीं हमें दिख सकता है, क्योंकि एक ज्योग्राफी में इतने सारे लोग पहुंचे, खर्च बढ़ा, तो उसका असर जीडीपी पे कहीं रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन ये जो रिवाइवल हमें दिखता है, जो तेज बढ़ोतरी दिखती, खासतौर से क्वार्टर में जो बढ़ोतरी दिखाई दी है, वो बढ़ोतरी बाकी चीजों की मांग से हमको सपोर्ट नहीं करती दिखाई देती। लेकिन प्राइवेट कंजम्पशन की ग्रोथ रेट 7.2% है, जो रिकवरी का एक संकेत तो हमें दे रही है। इस आंकड़े को थोड़ा और हमें करीब से समझना होगा, खासतौर से इस साल की पहली तिमाही में कंजम्पशन की स्थिति क्या रहती है, मांग की क्या स्थिति रहती है, इसे हमको करीब से देखना होगा। जो एनुअल इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ रेट है वो 7% पर स्टडी है पे हमें दिखाई दे रही है। ठीक सर, यहाँ पर तो चौथी तिमाही के नंबर्स हमने देख लिए, अब सब निगाहें सबकी लगी हुई हैं अगले साल को लेकर के। तो इन नंबर की रोशनी में अगर हम अगले साल की कोई तस्वीर खींचना चाहें तो वो क्या बनती हुई दिखाई दे रही है? देखिए बोलिए, तिमाही के आधार पर चीजें बदलती रहती हैं और ये तो बेहद उतार चढ़ाव वाला साल था तिमाही की दृष्टि से। लेकिन अगर हम यहाँ से जो अगले साल में, चूंकि अगला साल तो शुरू हो चुका, अगले साल की एक तिमाही के कुछ हिस्से को हम पार कर चुके, तो इस आंकड़े को हम लेकर जाएं यहाँ से, तो एक तो रिजर्व बैंक की ने जो ग्रोथ की फोरकास्ट की थी उसके आसपास है, 6.5% के आसपास है। शुरुआती तौर पर 6.6% की भी उम्मीद की जा रही थी। ये भारत में 4 साल की न्यूनतम विकास दर है और यहाँ से अब आगे इस विकास दर को सस्टेन करना और इसे 7%, 8% पर ले जाने के लिए बहुआयामी कोशिश करनी पड़ेगी, और उसके लिए माहौल थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। सबसे बड़ी चीज तो ट्रेड वार्स की स्थिति है भारत पर उसका असर पड़ने वाला है, क्योंकि तीसरी चौथी तिमाही के नतीजों में जो हमें बेहतरी दिख रही है, चौथी तिमाही में जो हमें रिकवरी दिख रही है, उसमें एक फैक्टर ट्रेड वार भी है। जैसे दुनिया की हर अर्थव्यवस्था में ट्रंप के आने की संभावना के साथ इन्वेंट्रीज बनाई गई थी, वैसे भारत में भी बनाई गई। हर देश में तीसरी तिमाही के जो चौथी तिमाही के आंकड़े आए या कैलेंडर ईयर के हिसाब से पहले तिमाही के आंकड़े आए, उनमें हमें ये दिखाई दिया था। लेकिन अब ट्रेड वार का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर दिखाई देगा, एक चीज है। दूसरा, मानसून पर डिपेंडेंसी काफी ज्यादा है। मानसून हालांकि सामान्य है, सामान्य से अच्छा है और जल्दी आ गया है, लेकिन अगर मानसून ज्यादा मजबूत हुआ और फ्लड की स्थिति आई तो उसका असर हमें दिखाई देगा। दूसरा ये कि सरकार के पास अब कितना फायर पावर मौजूद है देखना होगा, क्योंकि आखिरी तिमाही में खर्च कम हुआ था।
जितना गवर्नमेंट की स्पेंडिंग अगले साल दिखाई देगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ने पिछले साल भी आंकड़ों में निराश किया है। प्राइवेट सेक्टर के पास निवेश के लिए का उत्साह हमें नजर नहीं आया है। और जो डिमांड की स्थिति है बाजारों में, जो इन्वेंट्रीज की स्थिति है और जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की स्थिति है, उस हिसाब से प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित करके नया निवेश लाना मुश्किल होगा। तो बाजार जब इसको, तो अगर आप देखें तो अगले साल के लिए तीन चार बड़े ट्रिगर हैं। एक तो अच्छा कंजम्पशन आए अर्बन एरिया से, जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, जो नहीं दिखता है। तब ये इकोनॉमी में ये ग्रोथ रेट 6.5% की मेंटेन रह सकेगी, या फिर सरकार को भारी कैपेक्स में इन्वेस्टमेंट करना होगा, तो ये 6.5% की ग्रोथ रेट को बेहतर आगे किया जा सकता है। क्योंकि निर्यात बाजार को लेकर तो फिंगर्स क्रॉस्ड है कि अभी भारत को निर्यात बाजार में कितनी सफलता मिलेगी। जी। अब सर, आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि भारतीय शेयर बाजार के लिहाज से इन आंकड़ों को कैसे पढ़ें, क्योंकि जो नंबर्स की अनुमान बाजार लगा रहा था वो 6.85% थे, जो आपका एनालिसिस कह रहा है उसमें बहुत सारे चिंताएं भी निकल करके आ रही हैं। तो इन तमाम आशाओं और चिंताओं के बीच बाजार इसमें क्या पढ़ पाएगा? सोमवार को बाजार की निगाहें निश्चित रूप से इनको पढ़ करके बाजार पर प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। देखिए विपुल जी, अगर आप क्वार्टर के आधार पर देखें तो क्वार्टर के आधार पर बाजार को उत्साहित करने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि बाजार ये मान रहा था कि 7% के आसपास की विकास दर आएगी, 6.58 से 7% के आसपास की जीडीपी वृद्धि दर आएगी। पर ये क्वार्टर बीता हुआ क्वार्टर है, पिछला क्वार्टर है, जिसके कंपनियों के नतीजे बाजार खा पचा चुका है। जो बचे हुए आखिरी नतीजों की पूंछ बची है वो निकल रही है। तो उस क्वार्टर में बाजार के पास देखने के लिए ये है कि जिन कंपनियों को सीधे अर्थव्यवस्था की विकास दर से असर पड़ता है, उन कंपनियों के नतीजे आपके सामने मेज पर रखे हुए हैं। तो बाजार इसे इस क्वार्टर के नतीजों को कॉर्पोरेट के नतीजों से, कंपनियों के नतीजे, चाहे वो एफएमसीजी कंपनियां हो, पेंट कंपनीज हो, सीमेंट कंपनीज हो, आईटी कंपनीज हो, इनकी रोशनी में पढ़ने की कोशिश करेगा। और वहां से जो निष्कर्ष निकलेंगे वो बाजार में बेहद दिलचस्प होंगे, हमारी भी देखने में उत्सुकता होगी। इसके बजाय बाजार अगले साल के लिए इस आंकड़े को देखेगा, और वहां मुझे जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट का आंकड़ा है वो बाजार को डिसाइफर करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भारत में नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट नीचे आई है। और चूंकि डिफ्लेशन जैसी स्थिति भी दिखती है, अगर आप डब्ल्यूपीआई के हिसाब से देखिए, कई सारे सेक्टर्स में मांग टूटने के कारण, तो बाजार अब डिमांड साइड स्टोरी पर निगाह जमाएगा अगले क्वार्टर के लिए, और ये देखने की कोशिश करेगा। सबकी उम्मीद इस बात पर होगी कि मानसून सामान्य रहे, खरीफ की रिकवरी अच्छी रहे, और अगर खरीफ की रिकवरी अच्छी होती है तो हमें इसका फायदा अर्थव्यवस्था में मांग के तौर पर दिखेगा। पर एक और दिलचस्प बात है, इस साल एमएसपी ज्यादा नहीं बढ़ा, तो जो रूरल रिकवरी पिछले साल हमने देखी थी, वो रूरल रिकवरी इस साल मेंटेन रह पाएगी। क्योंकि अगर आप मुख्य फसलों को देखें, धान को खासतौर पर, तो धान के एमएसपी में 3% की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो भारत का अनाज भंडार भरा हुआ है, बेहतर मजबूत स्थिति में है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मांग को सपोर्ट करने वाली जो एक महत्वपूर्ण चीज है एमएसपी, उसमें उतनी अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो बाजार ये भी समझने की कोशिश करेगा कि जो रूरल डिमांड हमने पिछले क्वार्टर्स में देखी थी, क्या वो रूरल डिमांड और रूरल इनकम में बढ़ोतरी जारी रह पाएगी कि नहीं। तो तस्वीर दोनों तरफ से है, क्वार्टर अच्छा है, साल खराब। चल ठीक सर। अंशुमान सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की तमाम बड़ी बड़ी खबरें थी, आज तो काफ़ी ज़्यादा वीकेंड पे जो है काफ़ी ज़्यादा फ्राइडे को खबरों का फ्लो रहा। आपने तमाम खबरों का विश्लेषण किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते इस बार के अर्थम के बारे में कुछ बताएंगे सर? हाँ, इस बार के अर्थम को लेकर बहुत सारे लोगों की उत्सुकता है, उसका प्रोमो जारी हो चुका। इस बार हम अर्थम में आपको ले चलेंगे दुनिया के सबसे नए डिफेंस कॉरिडोर्स में। पूरी दुनिया में हथियारों की बड़ी चर्चा है, भारत की तरफ से भी लगातार हथियारों के निर्यात पर जोर दिया जा रहा है। क्या आपको पता है कि दुनिया के हथियार बाजार में पिछले एक दशक में कितना बड़ा बदलाव आया है? रूस को क्या हुआ है? रूस कैसे हथियार बाजार से निकल गया है? अमेरिका ने कैसे यूरोप और एशिया के देशों की सुरक्षा देने की जिम्मेदारी से अपने आप को अलग कर लिया है? यूरोप एक नई सेना बनाने की तैयारी कर रहा है। और इन सबको हथियार सप्लाई कौन, इनकी आपूर्ति किसके पास होगी? वो कौन से नए जंगबाज हैं, वो कौन से नए हथियारों के सरदार हैं जो बाजार में उभरे हैं? और बेहद दिलचस्प और बेहद अनोखी व्यवस्था है हथियारों की बिक्री की, हथियारों की बाजार की, जो बनकर हमारे सामने आ रही है। आप ये कह सकते हैं कि हथियारों की तकनीक और हथियारों के बाजार का डेमोक्रेटाइजेशन है, लोकतांत्रिकरण हो रहा है। जंग अच्छी नहीं है, पर जंग का अपना एक अर्थशास्त्र है, हथियारों की अपनी कंपनियां हैं, और ये बदलाव भारत के पड़ोस में हो रहा है, भारत के आसपास हो रहा है। इस बार अर्थम में आपको हम उन डिफेंस के सेंटर्स पे ले चलेंगे, उन कॉरिडोर्स में ले चलेंगे, जहां से आप बिल्कुल एक नए किस्म की हथियारों की सप्लाई चेन उभरते हुए देखेंगे। तो इस बार का अर्थम चूकिएगा नहीं, जरूर देखिएगा।
और अपनी राय हमें अर्थम एपिसोड के साथ दीजिएगा, जिससे हम इसे और बेहतर कर सकें। क्या आपको पता है यूरोप अपनी सेना बनाने जा रहा है और अपने रक्षा सिस्टम्स विकसित कर रहा है? उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने अब यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था से अपने को अलग कर लिया है। एशिया के देशों को अब अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी। रूस की हथियार क्षमताएं घट रही हैं और दुनिया के निर्यात बाजार से वो बाहर हो रहा है। ऐसी स्थिति में दुनिया को हथियार कौन बेचेगा? दुनिया के हथियार बाजार की आने वाली नई ताकतें कौन होंगी? क्या अब हथियारों की महंगाई कम होगी और आधुनिक हथियार सस्ते होंगे? हथियार उद्योग का एक अनोखा लोकतांत्रिकरण हो रहा है। इस बार के अर्थम में हम आपको ले चलेंगे दुनिया के सबसे नए डिफेंस कॉरिडोर्स में, जहां से आ रहे हैं दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार और उन देशों में क्या चल रहा है, इसे जानकर आप चौंक जाएंगे। इस बार के अर्थम में हम बात करेंगे दुनिया में हथियारों की नई सप्लाई चेन की।